हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ रुके थे? हमने लास्ट में पढ़ा था एक कक्षीय वेग के बारे में कि अगर किसी उपग्रह को धरती की किसी कक्षा में स्थापित करना हो तो हमें कौन सा वेग देना होगा। तो तीन तरह के वेग लिखवाए थे। पहली स्थिति थी कि जो कक्षीय वेग है और दिया गया वेग, कक्षीय वेग को लिखना है v नोट से और दिए गए वेग को किससे लिखना है? v से। अगर ये इससे कम रह जाए तो क्या होगा? कक्षीय वेग दिए गए वेग से ज्यादा, कक्षीय वेग दिए गए वेग के बराबर और कक्षीय वेग दिए गए वेग से कम। तीन केस लिखवाए थे, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है कि उपग्रह को धरती से छोड़ते समय उसकी कक्षा के वेग से अधिक वेग दे दिया जाए तो स्थिति क्या होगी। तो क्या स्थिति होगी? बहुत दूर जाएगा, कक्षा से बाहर हो जाएगा और उसका रास्ता कैसा हो जाएगा? अति परवलयकार। ठीक है, यानी उस दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ता भी हो सकता है, अति परवलय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस, पहले में क्या बताया था? स्पाइरल में। स्पाइरल का मतलब होता है आपके पास सर्पिला, कि उसका जो रास्ता है वो कैसा हो सकता है? सर्पिलाकार। दूसरे में खेल बताया था कि उसका रास्ता कैसा हो सकता है? सर्कुलर, यानी वृत्ताकार। और तीसरे में आपको बताया था रास्ता कैसा हो सकता है? इलिप्टिकल और हाइपरबोलिक। इलिप्टिकल भी, खास तौर पे इलिप्टिकल ही आता है, जिसे हम किससे लिखते हैं? दीर्घवृत्ताकार। क्योंकि सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर काटती है, किस प्रकार के रास्ते में काटती है? तो किस प्रकार के रास्ते में काटती है? ओहो, चलो, दीर्घवृत्ताकार में काटती है। और उपग्रह जो चक्कर काटते हैं वो किस में काटते हैं? वृत्ताकार में काटते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि जो आप धरती से किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजना है, कि धरती से किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, कि जो धरती का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है से बाहर भेजने के लिए दिया गया वेग क्या कहलाता है? कि जो बाहर भेजने के लिए जो हम वेलोसिटी देंगे के लिए दिया गया वेग क्या कहलाता है? तो जो दिया गया वेग है वो आपके पास क्या कहलाता है? कि वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अर्थ पास थ्रू और लीव और एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। कि जो धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, बाहर चली जाए, उसके लिए जो वेलोसिटी हम प्रोवाइड करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? क्योंकि आंसर उसी ने दिया है, उसी में इंग्लिश याद रखना आसान है। एस्केप वर्ड दिया है, एस्केप वर्ड दिया तो वही आंसर है, एस्केप वेलोसिटी। हिंदी में नाम क्या होता है उसका? पलायन वेग। कि किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर पलायन करवाना हो तो उसके लिए दिया गया वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग। और पलायन वेग की धरातल के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है धरती के लिए? कि जो एस्केप वेलोसिटी वैल्यू फॉर अर्थ इज इक्विवेलेंट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड याद रखनी है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये याद रखनी है हमने। इस वेग से रॉकेट छोड़े जाते हैं, इसी वेग से आपके PSLV, GSLV और SLV लॉन्च किए जाते हैं। क्योंकि हमने दो तो साधन पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने PSLV और एक हमने पढ़ा था GSLV और एक और होता है SLV। SLV क्या होती है? GSLV और PSLV तो लिखवाया था कि PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जो GSLV होता है ये होता है जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
SLV क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, कि जो स्पेस में लॉन्चिंग करने के लिए जो कोई व्हीकल चाहिए उसको किस से डिजाइन किया जाता है? SLV से। ठीक है, तो SLV का मतलब क्या होता है? स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल। याद रखो, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, कि जो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो हमारे पास क्या है? तो SLV है। और आजकल आगे लिखवाएंगे इन व्हीकल में ईंधन कौन सा प्रयोग होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे पलायन वेग का समीकरण क्या है, कि जो पलायन वेग दिया जाता है उसको हम लिखें कैसे? इसको डिनोट किया जाता है VE से। V के पाँव में जो E लगता है इसका मतलब है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, लिव। और इसको लिखेंगे किससे? √2GRE से। ठीक है, कि वर्गमूल 2GRE। तो 2 तो है कोई गुणांक, G यहां पे क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, RE यहां पे क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अब ये एक तरह से संबंध पैदा करता है किसके साथ? कक्षीय वेग के साथ। तो क्वेश्चन आता है कक्षीय वेग और पलायन वेग के बीच संबंध क्या है? तो जो हमने कक्षीय वेग लिखा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखी थी, तो वो क्या लिखी थी आपने? √GR। ये लिखी जाती है GRE। ठीक है, जब हम बहुत धरती के नजदीक होते हैं तो हम कक्षीय वेग क्या ले रहे थे? GRE ले रहे थे। जब हम धरती के नजदीक की बात करते हैं तो यही यूज करना है। अब इन दोनों को जब मैच किया जाएगा तो ये पूछा जाएगा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच संबंध क्या है। तो बताओ क्या संबंध है? तो यहां से पैदा कर सकते हो। देखो, वर्गमूल 2 बाहर कर दो और इंटू में क्या बचेगा? वर्गमूल GRE। क्योंकि ये 6ठी क्लास की बात है कि जो तुम घातांक और करणी पढ़ते हो तो उसमें कैसे अलग किया जाता है? एक पावर हो तो गुणा वाली सारी चीजों को तुम अलग अलग डिजाइन कर सकते हो गुणा के अंदर और उसी पावर के साथ। तो यहां पावर कितनी है? 1/2। तो मैंने दुए की भी पावर 1/2 कर दी, GR की भी पावर क्या कर दी? मैंने 1/2 कर दी। अब देखो √2 बार आ गया, तो यानी आपके पास एस्केप वेलोसिटी यही थी ना, √2GRE। तो ये GRE किसके बराबर है? V0 के। तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो वर्गमूल 2 गुणा होती है किसकी? कक्षीय वेग की। तो इसीलिए आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच आपसी संबंध क्या है? इन दोनों के बीच जो संबंध है वो ये है कि जो कक्षीय वेग होता है और जो पलायन वेग होता है, दोनों में आपसी संबंध क्या है? कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुणा होता है? वर्गमूल 2 गुणा होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लिखो कि एक उपग्रह का कक्षीय वेग 4.37 किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो पलायन वेग क्या होगा? ऐसे आता है कि किसी उपग्रह को छोड़ने के लिए, तो इसके लिए प्रक्षेपित वस्तु लिख लो। प्रक्षेपित वस्तु का पलायन वेग निकालना है। कौन सा वेग दिया है तुम्हें? कक्षीय वेग। तो पलायन वेग क्या है आपका? वर्गमूल 2 और गुणा में क्या लेना है तुमने? कक्षीय वेग। तो निकाल दो क्या आएगा, क्या वैल्यू मिलेगी आप लोगों को? 4.37 दे रखा है, बस गुणा ही तो करनी है। किससे? वर्गमूल 2 से। वर्गमूल 2 गुणा में 4.37। इसको अगर पूरा निकालें तो कैसे निकालते हैं? √2 की वैल्यू आपके पास है 1.414, गुणा है आपके पास 4.37। अब गिरारी अड़गी तुम्हारी, क्योंकि तुम कैलकुलेशन करने के लिए क्या है? गुणा वाला मेथड लगाओगे। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? इस पीछे वाले को काटा मार दो, 3.7 तो गया। ठीक है, इसको 1.5 लिख लो, इसके पीछे ये काटा मार दो, 1.5 पैदा करो और पीछे वाले को क्या पैदा करो? 4। तो 15 चौक कितने हुए? 60। तो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड उत्तर आ गया। तो मतलब 6 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा इसका। तो मतलब तुम्हें अंदाजा मिल गया कि हम डेसिमल को कैसे सोल्व करते हैं।
ठीक है, जब डेसिमल वाली चीज आती है तो बस की बात नहीं रहती कि हम कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि इसके पीछे वाली चीज को हटा के, क्योंकि ये 7 था, 7 5 से ज्यादा यहाँ क्या बनेगा 4, अब 4 को हटाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने पूरे को ही हटा दिया। इसमें क्या करना है, हमने एक बढ़ा देना है, क्योंकि पीछे हटाया है तो यहाँ एक का बढ़ा दो तो कितना लिख लेना है 1.5 हो गया। इसको सोल्व कर दो, 15 चौक 60, क्योंकि डेसिमल है तो कितना बचा 6 और किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। एक और लिखो, एक वस्तु के लिए कक्षीय वेग 3.92 किलोमीटर प्रति सेकंड है, कक्षीय वेग 3.92 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो पलायन वेग क्या होगा? तो पलायन वेग क्या होगा? कक्षीय वेग 3.92 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3.92, तो इसका पलायन वेग क्या होगा? इसका पूरा 6 नहीं लेना, क्योंकि आपने क्या कराया है, वर्गमूल 2 और गुणा लिखना है 3.92। जैसे इसको हटाते हो तो इसको 4 लिखो, गुणा इसको आपने यूज करना है 1.4 ही, ठीक है, क्योंकि इसको तुमने 4 बना दिया तो इसको ना बनाओ। अब 14 चौक कितने होंगे 56, तो 5.6 समथिंग कुछ उत्तर आएगा इसका, ठीक है। तो ये यूनिट किस में लेनी है, फिर से किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसको अगर तुम हटा रहे हो तो पूरा बन रहा है ये, जब पूरा नहीं बनता तब हटा के उसको रख के इसमें एक ऐड करना होता है, ठीक है, तब कैलकुलेशन मैच हो जाती है। अब तुमने इसको भी हटा लिया और इसको भी हटा लिया, तो दोनों जगह से हटा के एक तरीका पैदा नहीं करना, एक जगह से हट के दूसरी जगह पैदा होगा, ठीक है, ये याद रहे। अब एक और लिखो, एक वस्तु का धरातल से पलायन वेग, एक वस्तु का धरातल से पलायन वेग 11.246 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु का धरातल से पलायन वेग 11.266 किलोमीटर 246 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो उसका कक्षीय वेग होगा, तो उसका कक्षीय वेग होगा। हो गया? बस ये कैलकुलेशन ही तो लेके बैठेगी। हमने क्या करना है, 11.246 निकालना, कौन सा वेग है, ऑर्बिटल। √2 था, इसके पीछे कहाँ आएगा, नीचे, तो 2 गुणा में √2 लिखो। मैथ पढ़ते हो भी, जब भी √ वाली क्वांटिटी नीचे आती है तो उसको डायरेक्ट ऊपर लिखकर उसकी एक पावर नीचे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, ये तरीका है मैथमेटिक्स का। इसे काटा मार दो, ये किस पे जाएगा 5.6, 5.6 आ गया, और उसको यूज कर लो तुम कितना 1.4, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब कहीं तुम 1.5 लिखते फिर ऐसा नहीं करना, 1.4 ही लिखना है, ठीक है, और 5 दशमलव कितना है 6, तो सीधा पढ़ा जा सकता है। डेसिमल कितने डिजिट हो जाएंगे 2, तो 14 चौक 56, ठीक है, 5 14 5 70 और 5 कितना 75, तो 7 दशमलव कितना 56 किलोमीटर प्रति सेकंड उत्तर आ गया, ठीक है। तो मतलब डेसिमल वाली चीज एक एक डेसिमल पे आ जाए तो बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। तो ये तरीका था पलायन वेग
और कक्षीय वेग का संबंध। ठीक है, अब बात आती है उपग्रह की धरती के सापेक्ष बंधन ऊर्जा क्या होती है। लिख लो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सापेक्ष उपग्रह की, जो पृथ्वी के सापेक्ष उपग्रह छोड़े हैं हमने, पृथ्वी के सापेक्ष उपग्रह या उपग्रहों की बंधन ऊर्जा निकाली जाती है किससे। बंधन ऊर्जा का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी, कि जैसे मान लो इस कोई सर्कल में ये अर्थ है और ये आपके पास कोई भी सैटेलाइट है और जिसका मास है स्मॉल m, दूरी हमने ले ली r, और धरती का मास कितना है e, ये। अब वो कहता है कि इस धरती के साथ ये उपग्रह घूम रहा है तो इसकी बंधन ऊर्जा निकालो, बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, E एनर्जी है, माइनस में होती है, एक बार माइनस मत लिख लेना, GMEM बाय में 2R। इसका जो मान होता है वो हमेशा याद रखना, मान कैसा होता है इसका, नेगेटिव। कि जो बंधन ऊर्जा उपग्रहों की धरती के सापेक्ष ली जाती है उसका आंकलन हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखना। वो दूर जाना चाहती है, धरती उसे पकड़ के रखना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए कोई चीज दूर भाग रही है और उसे पकड़ के रखा जाता है तो उस ऊर्जा का मान हमेशा कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसलिए याद रखना उपग्रहों की बंधन ऊर्जा की प्रकृति कैसी होती है। तो उपग्रहों की जो बंधन ऊर्जा होती है धरती के सापेक्ष, उनकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक। फॉर्मूला क्या है, GMEM बाय में 2R। अब क्वेश्चन आएगा कि यदि उपग्रह की जो दूरी है पृथ्वी से वो 2 गुना कर दी जाए तो ऊर्जा क्या होगी, बताओ। कि जो उपग्रह की कक्षा की जो दूरी है पृथ्वी से कितनी कर दी जाए, 2 गुना कर दी जाए, तो बंधन ऊर्जा क्या होगी। बंधन ऊर्जा पहले देख लो कितनी है और अब निकालनी है वो क्या होगी। तो आपके सामने है, आप दूरी क्या कर रहे हो, दुगनी, तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी। अब दूर जा रही है कोई चीज तो उसे बांधने में जोर क्या लगेगा, कम या ज्यादा, घुमाने के लिए, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है, कम हो रहा है तो जोर क्या आएगा, कम। तो यानी बंधन ऊर्जा वैसे देखें तो वैल्यू क्या बनेगी, ये छोड़ दो, आपके पास इक्का लिखो, दूरी कहां पड़ी है, नीचे, तो दूरी को तुम लोग क्या कर रहे हो, दुगना। पहले एक दुआ तो पड़ा ही है, उसका कोई रोल नहीं है। अब r के साथ तुमने दुआ लगाया तो बस 2 ही आएगा। अब 2 की पावर कितनी है, 1, तो पहले से ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आधी। पहले से ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आधी, क्योंकि आपने इस r को क्या किया है, 2R, तो 2R तो रहना ही रहना। अब दुआ कहां कर दिया आपने, बार, ये पूरी चीज पहले वाली थी, अब पहले वाली थी तो 1/2 क्या आया, एक्सटर्नल आया। तो अब जो ऊर्जा आएगी वो पहले से कितनी हो जाएगी, आधी। तो यानी आप जैसे जैसे दूर जाओगे बंधन ऊर्जा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, वैसे बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा किस में ले रहे हो तुम, माइनस में, और माइनस में जो अंक बड़ा होता है वो क्या होता है, कम, और जो अंक छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा। ऐसे होता है ना। तो इसलिए बंधन ऊर्जा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि तुमने उत्तर किस में लेना है, माइनस में, माइनस में लेना है। अगर पूछ ले कि जैसे जैसे हम वस्तु को धरती से दूर कर रहे हैं तो उसकी बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बंधन ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे वो पास आ जाए तो बंधन ऊर्जा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। एक और लिखो ऐसा ही क्वेश्चन कि एक उपग्रह की दूरी, एक उपग्रह की दूरी धरातल से पहले से आधी कर दी जाए, एक उपग्रह की दूरी धरातल से पहले से आधी कर दी जाए तो नई बंधन ऊर्जा होगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ऊर्जा क्या होती जा रही है, कम, क्योंकि नजदीक आएंगे तो क्या होगी, कम, दूर जाएंगे तो क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि प्रकृति कैसी है उसकी, ऋणात्मक। इसीलिए याद रखना है, ये टैग इसीलिए पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन चीज है ये। ठीक है, क्योंकि 11वीं क्लास में आती है। आगे अब आपके पास पॉइंट बनता है कि हमने पलायन वेग पढ़ दिया, हमने ये चीज पढ़ दी। अब बात आती है केपलर के नियम। केपलर के नियम क्या है, केपलर के नियम दिए थे तो किसके सिद्धांत पे दिए थे, तो आप पहले नंबर तो याद रखें केपलर के जो नियम हैं वो कितने हैं। तो केपलर्स लॉ बे हाउ मेनी, केपलर्स जो लॉ हैं वो कितने हैं,
तो 3 कपटी, ठीक है, तो कैपुलर कप 3, तो 3 कपटी होते हैं, ठीक है। तो अपने पास ला भी कितने इसके 3 है, यानी समीकरण 3, जो भी नियम आएंगे वो भी कितने 3, ठीक है। तो कैपुलर के नियम कितने हैं, याद रखो 3। इसने जो 3 नियम दिए वो किसके प्रति दिए, या ये याद रखना है कि जो कैपुलर के नियम हैं वो किसके लिए हैं, किसके प्रति हैं, यानी किसके लिए दिए इसने, तो किसके लिए दिए थे भाई, इसने दिए यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट मोशन अराउंड सन, कि यानी जो ब्रह्मांडीय वस्तुएं हैं सूर्य के सापेक्ष, कि जो ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति, कि ब्रह्मांडीय वस्तुओं की जो गति है, वस्तुओं की गति सूर्य के सापेक्ष, जो सूर्य के सापेक्ष गति ली गई है ब्रह्मांडीय वस्तुओं की, मतलब ग्रहों की, तो ग्रहों की जो गति है सूर्य के सापेक्ष का आंकलन दिया है वो कौन से नियमों से मिलता है, हमें कैपलर के नियमों से। अब बात आती है कि कैपलर के नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कैपलर के नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक तो ये आता है, और एक आता है कि जो ग्रहों की गति का और पथ का आंकलन करते हैं तो वो किसके सिद्धांत पर करते हैं, या ऐसे आए कि ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया किसने। क्वेश्चन आएगा कि ग्रहों की गति के बारे, कि ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले बताया किसने, क्योंकि किताबों में लिखा होता है कैपलर, ठीक है, कि ग्रहों की जो गति बताई है वो सबसे पहले किसने बताई है। किताबों में जब ऑप्शन मिलेंगे तो तुम्हें पहला ऑप्शन बिड़ते कैपलर दिया जाएगा, इसका उत्तर कैपलर नहीं है। तो कैपलर किसके सिद्धांत पर काम करता है, उसी बंदे ने ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले बताया है, कि ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति के बारे में जो पहले बंदे था उल्लेख करने वाला, वो बंदा कौन सा था, वो था अपने पास टाइको ब्रे लिखना, टाइको ब्रे। टाइको ब्रे वो बंदा था जिसने सबसे पहले उल्लेख किया था किसके बारे में, यूनिवर्सल बॉडीज मोशन के बारे में, कि वो रास्ता कैसा देखती है, वो एरिया स्वेप्ट करती है तो उसका टाइम पीरियड कैसे लिखा जाता है, या उनका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो कैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि जो कैपलर के नियम आए हैं वो किसके सिद्धांत से आए हैं, तो एक ही वर्ड बनता है क्या, टाइको ब्रे, ठीक है। या यूं आए कि ग्रहों की गति के बारे में उल्लेख सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो ज्यादातर हमें पढ़ाया जाता है किसने किया है, कैपलर। वहां ऑप्शन कैपलर नहीं होना चाहिए, आंसर जो होगा वो क्या आएगा आपके पास, टाइको ब्रे होगा। कैपलर भी होगा, टाइको ब्रे भी ऑप्शन में होगा, तो आपने क्या चूज करना है, वहां पे टाइको ब्रे करना है, ठीक है। आगे अब कैपलर के नियम क्या क्या है। कैपलर का पहला नियम क्या है, कैपलर फर्स्ट लॉ, कैपलर का पहला नियम किसके लिए क्या बताता है, कैपलर का जो पहला नियम। फिर बात आएगी कैपलर का दूसरा नियम क्या बताता है, कि सेकंड लॉ ऑफ कैपलर, कि कैपलर का दूसरा नियम। फिर एक आएगा कैपलर का तीसरा नियम। ये क्या क्या बता रहे हैं, किसके बारे में। तो पहला नियम बड़ा खास है, बहुत ज्यादा आता है। पहले नियम को अच्छे से याद रखना है कि पहले नियम में हमें किसका पता चलता है, कि जो ग्रहों के पथ के बारे में, कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले ग्रह हैं उनका जो पथ है वो किस नियम से पता चलता है हमें, कैपलर के पहले नियम। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि ग्रहों सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले ग्रह, काटने वाले ग्रह एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, कक्षा में दीर्घवृत्ताकार घूमते हैं। उसने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटते हैं सौरमंडल में, वो एक निश्चित कक्षा में कैसे घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार। यानी कहने का अर्थ है
कि ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं उनका पथ कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार होता है, ये पूछा जाता है। यानी अर्थ रोटेट अराउंड सन, जुपिटर रोटेट अराउंड सन, मरकरी रोटेट अराउंड सन, कुछ भी आए, सैटर्न रोटेट अराउंड सन, इन विच पाथ, ये सारे के सारे कौन से रास्ते में घूमते हैं, तो वो रास्ता कौन सा उनका, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार को इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल, कि ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड सन लाइक बी प्लैनेट ऑलवेज फॉलो इलिप्टिकल पाथ, यानी वो किस रास्ते को अनुसरण करते हैं, इलिप्टिकल रास्ते को, इलिप्टिकल पाथ को, दीर्घवृत्ताकार को फॉलो करते हैं। ये आपके पास कौन सा नियम है, केपलर का पहला नियम। इसे कौन सा नियम और कहा जाता है, इसे ग्रहों का कक्षीय नियम कहा जाता है। लिख लो कि ग्रहों का कक्षीय नियम कौन सा केपलर का नियम है, कि ग्रहों का ऑर्बिटल लॉ जो है, प्लैनेट ऑर्बिटल लॉ, कौन सा केपलर लॉ है, तो पहला ही है। ऐसे टैग मिलते हैं हमें कि जो ग्रहों का कक्षीय नियम कहा जाता है वो कौन से, केपलर के नियम को कहा जाता है, तो वो केपलर के कौन से नियम को कहा जाता है, पहले। अब केपलर का पहला नियम किसके बारे में बताता है, तो उनकी कक्षा के बारे में बताता है। कक्षा कैसी होती है उनकी, दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल होती है, ये याद रखना है। अब बात आती है केपलर का दूसरा नियम क्या है। केपलर का दूसरा नियम क्या बताता है, यानी केपलर का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि समान समय में जब ग्रह चक्कर काटते हैं तो समान अक्षेत्रफल को क्या करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, यानी तय करते हैं। यानी इसका दो तरीके से वर्ड लिखना है कि समान समय में समान अक्षेत्रफल तय करते हैं। कौन, आपके पास ग्रह, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, कि जो समान समय में समान अक्षेत्रफल को तय करते हैं, कौन, ग्रह, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, उसे हम क्या कहते हैं, केपलर का दूसरा नियम। ये कभी नहीं आता, क्या आती है, स्टेटमेंट। अब नियम जो बनता है वो क्या है, इसे बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, यानी एरियल वेलोसिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय गति, कि क्षेत्रीय गति ग्रहों की हमेशा नियत होती है, इसका मतलब क्या हुआ। अब हिंदी में तो क्या स्टेटमेंट बड़ी अजीब है, इसको इंग्लिश में बोले तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ऑलवेज बी कांस्टेंट, कि जो एरियल वेलोसिटी होती है ग्रहों की, प्लैनेट की, सूर्य के चारों ओर, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हमेशा क्या होती है आपके पास, नियत का मतलब होता है फिक्स होती है। फिक्स का मतलब क्या है, समान समय में क्या तय करती है वो, समान अक्षेत्रफल, क्योंकि अक्षेत्रफल बटे में क्या ले रहे हो तुम, टाइम। तो जो एरिया स्वेप्ट होता है वो आपके पास इक्वल टाइम में इक्वल होता है, तो इसलिए उसको कौन सा वेग कहा जाता है, अक्षेत्र गति, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, किसकी, प्लैनेट की, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, dA/dt ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है ग्रहों की सौर मंडल के अंदर, वो हमेशा क्या होती है, नियत, ठीक है, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि समान समय अंतराल में समान अक्षेत्रफल को क्या करना, तय करना। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, इलिप्टिकल रास्ता है, इस इलिप्टिकल रास्ते का सेंटर कौन होता है, सूरज, और जैसे मान लो वो यहां से यहां चक्कर काटता है, ये अक्षेत्रफल P और Q, उतना ही मान लीजिए वो अक्षेत्रफल यहां करता है, ये R और क्या ले लें, S। तो मान लीजिए T1 टाइम में उसने अक्षेत्रफल कितना तय किया, PQ, और T2 टाइम में उसने अक्षेत्रफल कितना तय किया, RS। ये दोनों अक्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। टाइम क्या है T1 और टाइम क्या है T2, तो दोनों टाइम भी क्या होंगे, बराबर। तो यानी समान समय में समान अक्षेत्रफल होते हैं। इसका एरिया A1 है तो इसका एरिया क्या है, A2, तो A1 A2 के बराबर होगा और T1 भी क्या होगा, T2 के बराबर। किस नियम के अनुसार, केपलर के दूसरे नियम के अनुसार। अब तीसरा नियम क्या कहता है वो लिखो। दूसरे नियम को यूं भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रहों की अक्षेत्रीय गति का नियम है वो कौन सा है, ग्रहों की, लिख लो, ग्रहों की अक्षेत्रीय गति का नियम कौन सा होता है, ग्रहों की
अक्षेत्रीय गति का नियम कौन सा है? तो केपलर का दूसरा नियम। पहला नियम कौन सा बनाया था? ग्रहों का कक्षीय वेग। दूसरा क्या बना तुम्हारे पास? ग्रहों की गति का नियम, कक्षीय अक्षेत्रीय गति। तो यानी वो कौन सी बताता है तुम्हें? केपलर का दूसरा नियम। अब बात आती है केपलर के तीसरे नियम के बारे में। तो केपलर का जो तीसरा नाम लिखा है, वो तीसरा नाम केपलर ने क्या दिया है नियम के चलते? अपने नाम उसने क्या लिखा कि उसने तरीका बताया कि किस तरीके से जो टाइम लगता है घूमने में वो अक्ष के आधार पर होगा। अक्ष का मतलब क्या होता है? आप कितने अक्ष पढ़ते हो? 2। कौन कौन सा अक्ष पढ़ते हो? एक्स और वाई। ये तो बात हुई किसकी? कौन सी ज्योमेट्री होती है? कोऑर्डिनेट। इसे क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। तो लेकिन ये रास्ता कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। तो इसे बोलते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्स। आपसे पूछा जाए एलिप्स के पास कितने अक्ष होते हैं? तो जैसे तुमने पढ़ा एक्स और वाई, वैसे है तो ये भी एक्स और वाई, इनको नाम दिए जाते हैं। जब बात की जाए कि ये वाली लंबी है, इसे क्या कहेंगे हम? दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष का मतलब होता है दीर्घ अक्ष, और ये जो होता है लघु अक्ष। और जो आपके पास वस्तु कहीं भी घूमती है इस सूर्य के चारों, यानी सेंटर ये होता है फोकस। फोकस पे सूरज होता है। याद रखना कि दीर्घवृत्त में जो सूरज रखा जाता है, सूर्य रखा जाता है, वो कहाँ रखा जाता है? तो सूर्य को दीर्घवृत्त में कौन सी जगह रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है। फोकस क्या होता है? केंद्र। तो केंद्र कितने होते हैं आपके पास? दीर्घ में 2 होते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछे कि जो सूर्य है, सूर्य दीर्घ वृत्त में कहां पर होता है? तो दीर्घ वृत्त में कहां होगा आपके पास? फोकस पर। और इस दीर्घ वृत्त के फोकस कितने रखे जाते हैं आपके पास? 2। ठीक है, एक नजदीक और क्या है? दूर। जैसे क्या धरती क्या होती है? पास, और क्या जाती है? दूर। एक ही फोकस पे होगा, चाहे उस पे ले लो और चाहे इस पे ले लो, एक जगह रखना है। फोकस तो 2 होते हैं, पर सूरज कहां होगा? सिर्फ एक ही फोकस पे होगा। उसी के चलते आपके पास क्या है? जो सूर्य का प्रकाश आता है कम, और क्या होता है? ज्यादा। अब जैसे क्या हमारे पास सर्दियां हैं, तो सर्दियां हैं तो हम क्या उससे दूर, गर्मियां आएंगी तो क्या हो जाएंगे? उसके नजदीक। ठीक है, तो ये कहां से पता चलता है कि सूर्य जिस दीर्घवृत्त में बैठा है वो कहां पे मौजूद होता है? फोकस। और कितने फोकस पे मौजूद होगा? केवल एक पर। कि जिस फोकस पे रखना है उसे हम केवल एक रखेंगे, चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो। तो जिस फोकस पे सूरज बैठा है वो अक्ष क्या कहलाता है? दीर्घाक्ष। क्वेश्चन क्या याद रखना है कि सूर्य दीर्घवृत्त में जिस बिंदु पर बैठता है वो अक्ष क्या कहलाता है? तो उसको नाम क्या दिया जाता है? दीर्घाक्ष। दीर्घ अक्ष कहा जाता है। दीर्घ अक्ष को वैसे इंग्लिश में जो नाम मिलता है वो कौन सी एक्सिस कहा जाता है? लिख लो, मेजर एक्सिस। ठीक है, और वो होती है माइनर एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास सूर्य जिस दीर्घवृत्त के केंद्र या फोकस पे बैठा होता है उसे कौन सी अक्ष कहा जाता है? तो पक्का कर दो दिमाग में, दीर्घ अक्ष या दीर्घाक्ष, या इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। ठीक है, अब क्या, जो भी इसके चारों ओर घूमेगा वो क्या लेगा? टाइम। क्या लेगा? टाइम। तो टाइम का क्या करना है तुमने? वर्ग। अनुक्रमानुपाती। इस पूरी लंबाई को तुम यहां से यहां मान लो a है, और यहां से यहां मान लो क्या है? a। तो इस a के क्या लिया जाएगा? क्यूब। अब ये जो a है ये आधी आधी कर दी। पूरी लंबाई कितनी होगी? 2a। हमने कितनी ले ली? a। तो आधी ले ली, उस आधी को क्या बोलोगे? अब आधी को अर्ध कहते हैं, अर्ध दीर्घाक्ष, यानी सेमी मेजर एक्सिस। यानी ये जो दूरी है ये हमने क्या ली है? सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है। तो सेमी मेजर एक्सिस लेंथ ली है आपने, यानी आपने अर्ध दीर्घाक्ष लंबाई ली है। तो यानी अर्ध दीर्घाक्ष के घन के होता है, यानी टी स्क्वेयर। यहां अगर लिखो तो अर्ध दीर्घाक्ष के क्या लिया तुमने? घन के बराबर। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और प्लेनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। यानी टाइम पीरियड स्क्वायर, यानी समय का जो वर्ग है किसी भी ग्रह का जो आवर्तकाल होता है उसका वर्ग हमेशा
दीर्घाक्ष अर्ध दीर्घाक्ष के घन के क्या लिया जाता है? अनुक्रमानुपाती लिया जाता है। इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। ठीक है कि टाइम पीरियड का क्या है? स्क्वायर, और सेमी मेजर एक्सिस का क्या लेना है तुमने? क्यूब। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। तो ये नियम कौन सा बना, ये पूछा जाता है कि ये नियम कौन सा है? केपलर का तीसरा नियम। अब केपलर का तीसरा नियम क्या बताता है, ये लिख लो। तो केपलर का तीसरा नियम ग्रहों का आवर्तकाल नियम होता है। ग्रहों का आवर्तकाल नियम। आवर्त का मतलब क्या बता रहा है तुम्हें? टाइम पीरियड। तो ग्रहों का आवर्तकाल का जो नियम होता है वो आपका केपलर का कौन सा नियम है? तो ये केपलर का कौन सा नियम होता है? तीसरा। यूं पूछा जाता है कि आपके लेवल में जो क्वेश्चन आने हैं वो तो आने हैं छोटे। अगर तुम हरियाणा पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो ये समीकरण याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, क्योंकि पीछे भी पूछा है, मेल कांस्टेबल के एग्जाम में खास क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन लोकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये आते हैं कि ग्रहों की गति के जो नियम है वो कितने हैं? 3। और ये तीनों नियम दिए किसने? केपलर ने। ये नियम किसके सिद्धांत से पैदा हुए? टाइको ब्रे। यानी ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया? टाइको ब्रे ने। अब ये केपलर के 3 नियम है। पहला नियम क्या बताता है? पथ यानी कक्षा, कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं उनकी कक्षा कैसी है, यह हमें किस नियम से पता चलता है? केपलर के पहले नियम से। इसलिए केपलर के पहले नियम को क्या कहा जाता है? कक्षीय नियम कहा जाता है, ऑर्बिटल लॉ कहा जाता है। दूसरा पूछता है कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर काटते हैं वो किस पथ में काटते हैं? दीर्घवृत्त में। उस दीर्घवृत्त के पास एक अक्ष होता है, मेजर एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष। उस दीर्घ अक्ष पर क्या रखा जाता है? सूरज को। कितनी जगह रखा जा सकता है? केवल एक जगह। और वो जो सूरज बैठा होता है वो कौन सी जगह बैठा होता है? फोकस। फोकस का मतलब होता है, बोलते हैं, केंद्र। ठीक है। अब बात आती है कि जो दूसरा नियम है वो किसके लिए बना है? तो ग्रहों की गति के द्वारा तय किया गया अक्षेत्रफल। तो इसे कौन सा नियम कहते हैं? अक्षेत्रीय गति का नियम। तो यही क्वेश्चन आता है कि ग्रहों की अक्षेत्रीय गति का नियम कौन सा है? तो कौन सा नियम होता है? केपलर का दूसरा नियम। एक यूं बनता है कि जो ग्रहों की अक्षेत्रीय गति होती है वो कैसी होती है? नियत। क्या होती है? नियत। नियत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तीसरा वर्डिंग मिलता है कि आपके पास तीसरा नियम क्या है? केपलर का। तो वो केपलर का तीसरा नियम क्या बताता है तुम्हें? ग्रहों का आवर्त काल। ग्रहों के आवर्त काल का नियम कौन सा नियम होता है? केपलर का तीसरा नियम। और तीसरे नियम में क्या पढ़ते हो तुम? आवर्त काल का वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है किसके? अर्ध दीर्घाक्ष के घन के। तो यानी स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस लेंथ। ये सेमी मेजर एक्सिस लेंथ है, क्या है? ए। अब इस पे एक न्यूमेरिकल लिखो तुम। न्यूमेरिकल लिखवाता हूं इस पे कि एक ग्रह का आवर्तकाल T1 है जब दीर्घ अक्ष A1 है। स्मॉल a1 लिख लेना, स्मॉल a1 है। तो दूसरे ग्रह का आवर्तकाल T2 क्या होगा? T2 क्या होगा यदि उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष, पहली अर्ध लिख लेना, जो अर्ध दीर्घ अक्ष है, यदि उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष पहले से 3 गुना हो। यदि उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष पहले से 3 गुना हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब निकालो क्या आएगा। पहले का T1 दिया हुआ है,
पहले का टाइम t1 है, t1 का स्क्वायर बराबर का निशान लगा के k लगा के a1 का घन लिख लेना। ये तो हुई पहली ग्रह की कहानी। दूसरे ग्रह के बारे में क्या बोल रहा है, t2। तुम्हें t2 निकालना है, पर तुम्हें क्या लिखना है पहले, t2 का स्क्वायर। t2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, k। और उसने कहा है कि जो अब दीर्घ अक्ष है वो पहले से कितनी है, 3 गुना। तो यहां 3a1 लेकर उसका घन करना है। ठीक है, आ गया। क्या मिलेगा, k टाइम 27 और साथ में क्या हुआ, a1 का घन। अब ये चीज आप लिख सकते हो 27, k उड़ा दो यहां से, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां a1 का घन है, तो a1 का घन यहां आ जाओ किसके बराबर है, t1 का स्क्वायर। और t1 का स्क्वायर अब किसके सामने है, t2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में बदलेगा, तो आपके पास t2 की जो वैल्यू आएगी वो √27 और क्या रखोगे आप, t1। तो ये √27 कितना होता है भाई, 3 √3 और क्या आ गया, t1। ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अब जो उस ग्रह का, उस उपग्रह का जो मर्जी बोले, उसका जो आवर्तकाल आएगा वो कितने आ गया, 3 √3 t1 लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले ये उतार लो, फिर एक नया बोलते हैं। ये जो k का है ना, इसको छोड़ दिया करो, चाहे k को उड़ा दो, क्योंकि k कट जाना है दोनों जगह से। डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो चलो पुट करके निकाला है, तुम डिवाइड कर दो, क्योंकि ये उड़ जाना है, ये उड़ जाना है, तो तुम्हें चाहिए क्या, t2। तो t2 एक साइड भेज दो, बाकी t1 एक साइड कर दो, कहानी खत्म। डिवाइड से भी आता है। लिखो एक और, पृथ्वी का आवर्तकाल, पृथ्वी का आवर्तकाल सूर्य के चारों ओर t1 है। पृथ्वी का आवर्तकाल सूर्य के चारों ओर t1 है, जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष, जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष a है, स्मॉल a ले लेना, जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष a है। तो शुक्र ग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, तो शुक्र ग्रह का आवर्तकाल क्या होगा यदि उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष, यदि उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष पृथ्वी के सापेक्ष, दीर्घ अक्ष पृथ्वी के सापेक्ष 2/3 हो, पृथ्वी के सापेक्ष 2/3 हो, कि जो अर्ध दीर्घ अक्ष है वो पृथ्वी के सापेक्ष 2/3 हो, तो शुक्र ग्रह का आवर्तकाल निकालिए क्या होगा। एनडीए के एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एनडीए है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर देना है किसी को, टेक्निकल आर्मी का पेपर देना है, सीडीएस का पेपर देना है, वहां पूछे जाते हैं। ठीक है, और हरियाणा एचएससी पूछती है ये। ठीक है, क्यों, एचएससी के आगे सब फेल है। यूपीएससी भी तो फेल है, उसने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। हरियाणा जो पेपर बनाता है ये हमारे बस की बात नहीं है, कहां से लाता है। ठीक है, क्योंकि उसके जवाब भी नहीं मिलते, गूगल नहीं देता बेचारा, गूगल ही हाथ खड़े कर देता है, तो यूपीएससी ने तो करने ही है। ठीक है, कई बार तो पेपर तो पुलिस का ले रहा होता है और उसमें बनाने कांस्टेबल है, और क्वेश्चन यूं दे रखे हैं जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है, इन्होंने नीट का पेपर दे देते हैं। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन इतने हाई लेवल के डाल देता है साइंस के, समझ नहीं आती अगले को दिया क्या है। अब बताओ उसने कौन सी नीट करनी है, इससे अच्छा कोई और हल्के क्वेश्चन दे दे। रूट जो मर्जी है, t1 टाइम पीरियड था, t1 स्क्वायर, क्या लिखना है तुमने, a का घन। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप, t2 का स्क्वायर, ये लगा दो बराबर, इसके नीचे सीधा लिख दो, बराबर ना लगाओ। अब इसके बारे में क्या बोला था आपने,
कि जो नया अर्ध दीर्घ अक्ष है वो पृथ्वी से कितना है, 2/3। तो 2/3 का मतलब है 2/3 और a लेकर उसका क्या कर दो आप, घन। आ गया, ठीक है। इसका हिसाब बाद में कर लेंगे। T1 बाय क्या लिख लो, T2, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर इकट्ठा। a³ कट जाएगा, a³ कट जाएगा, ऊपर कितना जाएगा 27, नीचे कितना बचेगा 8। T2 निकालना है, उल्टा कर दो, क्या आएगा आपके पास 8/27, और क्या बन जाएगा आपके पास T1, और इसका क्या ले लें आप √, और इधर क्या है अपने पास T2। पीछे वाले में T1 उल्टा कर दिया, इसका √, लेना है, ये है, आ गया। ये लो, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, √8/27 और T1 √8 क्या लिखोगे तुम, 2 और इसको क्या लिखोगे आप 27 को 3 और ये वैल्यू किसके साथ है, T1। सामने आपके पास क्या है, T2। बोलिए, तो ये आपके पास क्या आ गया, T2 आ गया, टाइम पीरियड आ गया, जो इस रिजल्ट में हम लिख सकते हैं। या डायरेक्ट ऐसा हो सकता है √8/27 और क्या दिया हो सकता है, T1। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आवर्तकाल ग्रहों का कैसे निकाला जाता है। अब हो सकता है धरती का आवर्तकाल दे दे तुम्हें, कितना होता है धरती का आवर्तकाल, क्या होता है सूर्य के चारों ओर। जिस धरती के मानस हैं उस धरती के आवर्तकाल का तो पता होना चाहिए, सूर्य के चारों ओर कितना है, कितना है। एक साल नहीं लगाती भाई, आप साल किसको मानते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है उसी को ही तो साल कहते होंगे। ठीक है, सौर वर्ष है वही, कितना होता है 365 दिन। अगर तुमसे कोई कह दे कि धरती के आवर्तकाल के साथ इसका निकालो, तो गुणा यहां किससे करनी है, 365 दिन से करनी है, वो देगा। अगर ना भी आए ना, अगर दिन पूछ ले और निकालने पड़ जाए तो तुमने गुणा किससे करनी है, यहाँ पे 365 से करनी है, दिए नहीं आते एग्जाम में। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी। ये लो, आज के लिए इतना ही।